हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये एक सांविधिक संगठन है। सांविधिक मीन्स स्टैच्यूरी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, दो चीज होती है, एक होता है सांविधिक स्टैच्यूरी और एक होता है संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूट यानी कि हमारे संविधान में लिखी है वो संवैधानिक कहलाती है। और जो हमारे संविधान में नहीं लिखी है परंतु हमारे पार्लियामेंट या संसद से पास कराई है और वो कठोर अधिनियम बन चुका है, कठोर एक्ट बन चुका है संविधानिक के जैसे, मगर ये संविधान में नहीं लिखा है तो संवैधानिक नहीं होगा, ये स्टैच्यूरी या सांविधिक कहलाता है। इस डिफरेंस को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये पूछ लिया जाता है और ये डीप की चीजें आपको बताई नहीं जाती है, तो थोड़ा इस पर फोकस रखिएगा। चलिए, ये क्लियर होता है तो हम आगे चलते हैं। तो ये जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसकी स्थापना सबसे पहले 1974 में तब हुई थी जब जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 1974 आया था, यानी कि वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 आया था। उसके बाद हवा के लिए, वायु के लिए वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 1981 आया था, यानी एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981। इसमें इसकी और पावर बढ़ा गई। एंड में आया पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 1986। इसके द्वारा इसे मेन शक्ति मिल गई कि ये सभी प्रकार के जितने भी प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, उसकी जानकारी इकट्ठा करे, उसके बारे में हमें जानकारी दे, जिससे हमें पता चल सके कि हमारे शहर के वायु की क्वालिटी और अन्य क्वालिटी प्रदूषण का स्तर कैसा क्या है। इसलिए इसकी स्थापना मुख्य रूप से की गई थी। आगे चलते हैं। तो ये थोड़ा इंग्लिश में कवर है। आगे इसकी कुछ जानकारी है भैया। अलग अलग देश में अलग अलग मापदंड उपयोग किए जाते हैं इस एयर क्वालिटी को जानने के लिए। एयर क्वालिटी को जानने के लिए अलग अलग इंडेक्स यूज़ किए जाते हैं अलग अलग कंट्रीज में। जैसे अगर इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो यहाँ पर राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचक सूचक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स यूज़ किया जाता है। कनाडा में ये एयर क्वालिटी हेल्थ इंडेक्स है ना। सिंगापुर में प्रदूषण मापदंड सूचक, मलेशिया में वायु सूचक आदि ये यूज़ किए जाते हैं अलग अलग देश में अलग अलग इंडेक्स। और ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये इसमें क्या निकाला जाता है, इसमें पता किया जाता है कि प्रदूषण के लिए कि जो तत्व है या जो पार्टिकल्स है वो कितने ज्यादा हो गए। हम आगे देखते हैं। अच्छा, एक और चीज, बीजिंग, पेरिस, दिल्ली ऐसी बड़ी बड़ी सिटियों में प्रदूषण आपातकाल यानी पॉल्यूशन इमरजेंसी तक लग चुकी है कई बार। या आपने सुना भी होगा न्यूज में। आगे चलते हैं। देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है, इसमें PM10, PM2.5 पार्टिकुलेट मैटर यानी कि कणिका तत्व या यहाँ पर कणिका तत्व 10, कणिका तत्व 2.5, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड आदि सब नापा जाता है। इसे 8 टाइप के पॉल्यूटेंट नापे जाते हैं कि वायु में इनकी मात्रा कितनी है। यदि अधिक हो गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के बताए अनुसार उससे ज्यादा हो गई, उस रेखा से आगे बढ़ गई, तो यानी कि एयर में प्रदूषण आ चुका है, यानी कि आप जो सांस ले रहे हैं जिस हवा में वो स्वच्छ नहीं है, वो बीमार कर सकती है। तो ये अलग अलग सूचकांक होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें 6 कैटेगरी बनाई गई है। 6 कैटेगरी की कैसी वहाँ की हवा है। गुड यानी कि अच्छी है, सेटिस्फैक्ट्री यानी ठीक ठीक, मॉडरेट। हम आगे देखेंगे इसका एक चार्ट, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स कब आया भारत में? तो 17 नवंबर 2014 यानी 2014 में आया। कौन लाया? तो इसे उस समय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा लाया गया, वायु की गुणवत्ता को सही साट परीक्षण करने हेतु। तो ये जो प्रकाश जावड़ेकर हैं, ये अभी हमारे पर्यावरण मंत्री यानी एनवायरमेंटल मिनिस्टर, क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर, फॉरेस्ट मिनिस्टर है ना। एनवायरमेंटल क्लाइमेट फॉरेस्ट मिनिस्टर तो है, क्लाइमेट चेंज फॉरेस्ट मिनिस्टर, साथ ही साथ ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी है। उसके हम आगे देखेंगे। आगे चलते हैं। देखिए, कणिका तत्व या पार्टिकुलेट मैटर 2.5। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो होता है वायु में प्रदूषण जांचने का मुख्य मापक है। PM2.5 या PM10। जो PM2.5 होता है, ठीक है, ये हवा में होता है मौजूद, बहुत छोटा होता है, माइक्रोमीटर्स में होता है, जिसको हम अपनी सूक्ष्म आंखों से नहीं देख सकते। एक बर्कले यूनिवर्सिटी ने एक शोध किया था, वहाँ की अर्थ साइंस या जो ने शोध किया था विभाग ने, कि अगर PM2.5 में
जो कण है, पार्टिकल्स है, वो 950 से 1000 तक हो जाए तो वो ऐसा है, जब हम अगर सांस लें तो हम बिना ऐसी सांस लेते हैं, इस समय ऐसी सांस लेते हैं तो 44 सिगरेट पीने के समान है एक दिन में। यहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर अगर बढ़ जाता हवा में तो हमें कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे है सांस लेने में तकलीफ, आंखों में तकलीफ आदि, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो PM2.5 है, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसा मैंने कहा था आपको, हवा में होते हैं। ठीक है, हवा को हैजी बना देते हैं और ये यहाँ पर हवा में घुले हुए होते हैं। ठीक है, जब ये हम हमारी आंखों से नहीं देखे जा सकते, इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है और ये बहुत डेंजरस होते हैं जब इनकी संख्या बढ़ जाती है। जो 2.5 है, PM2.5, इसका व्यास जो है, डायमीटर जो है या विड्थ जो है इसकी 2.5 माइक्रोमीटर होती है। जो हमारे जो बाल है एक सिंगल, ये देखिए हमारा जो एक सिंगल बाल है, ठीक है, इसके 3% के बराबर होती है, यानी कि बहुत छोटा। ठीक है, और उसमें PM10 भी यहाँ पर मतलब कहा जाए तो यानी कि ये 30 गुना छोटा होता है। 2.5 PM2.5 30 गुना छोटा होता है हमारे बाल की, एक बाल की मोटाई से। आप सोच सकते हो कितना स्मॉल होता है, हम अपनी आंखों से इसे क्यों नहीं देख सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पर ये इंच, मीटर और मील के समान माइक्रोन जो होता है, ये भी एक दूरी की यूनिट है, यानी कि इसकी चौड़ाई की यूनिट के लिए हमने इसको दूरी की यूनिट को यूज किया, माइक्रोन। पार्टिकुलेट मैटर या कणिका को नापने के लिए हमने इसका उपयोग किया है। इसी में 1 इंच में 25,000 माइक्रोन्स होते हैं, यानी अगर PM2.5 है तो 1 इंच में कितने माइक्रोन्स होते हैं, तो 1 इंच में 25,000 माइक्रोन्स आ सकते हैं। आप सोचिए कितने छोटे होते होंगे ये। तो ये हमारे हवा में घुले होते हैं और हमें कई सारी प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है PM2.5 PM10 से बहुत छोटा है। PM10 जो है उसका व्यास जो है, उसका डायमीटर जो 10 माइक्रोमीटर या 10 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, और ये भी बहुत छोटा है और बहुत ही डेंजरस है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है जब ये हवा में घुल जाता है और हमारे अंदर चला जाता है। हम आगे और देखेंगे। देखिए, कणिका तत्व जो है या पार्टिकुलेट मैटर जो होता है, ठीक है, ये मिक्सचर होता है। किस चीज का मिक्सचर होता है भाई? ये होता है कालिक, धुआं, धातु, नाइट्रेट, सल्फेट, जलीय धुआं, यानी कि वाटर, डस्ट आदि। ये जो होता है इन सब का मिश्रण होता है, इस सब का मिक्सचर होता है इसमें, जो कि पराली जलाने, ठीक है, धुएं से, कचरे से, कचरा जलाने से, निर्माण कार्य से होता है। ठीक है, क्योंकि जब निर्माण कार्य करते हैं तो वहां पर ये जो जलीय धुएं हैं या वाटर डस्ट है, ये निकलता है ना। जब दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर चला जाता है एयर का, हवा का, तब वहाँ पर निर्माण कार्य भी इसलिए रोक दिया जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेगा, वही इंपॉर्टेंट है कि ये निर्माण कार्य भी रोका जाता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क भी रोका जाता है। आगे देखते हैं। देखो, मैंने कहा था ये इंडेक्स है, इस इंडेक्स को देखते हैं। इसमें लिखा है यदि ये जो ये जो एयर पोल्यूशन है जिसे नापा जाता है, इसे माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में नापा जाता है। अगर ये 0 से 50 के बीच में है तो ये अच्छा है, PM10 के लिए बहुत अच्छा है, PM2.5 के लिए अच्छा है, नाइट्रस ऑक्साइड के लिए अच्छा है, ओजोन के लिए अच्छा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रेट, लेड आदि सभी के लिए ठीक है। ये यहाँ तक तो ठीक है, इस लेवल तक। यानी कि हम कहें PM10 कहाँ तक हो सकता है, तो 100 तक। PM2.5 कहाँ तक हो सकता है, तो 60 तक। तो ये तो ठीक है, यहाँ तक हो तो कोई इतने नुकसान नहीं पहुंचता है। पर अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो वो बहुत डेंजर हो सकता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो ये कैसे PM2.5 और PM10 हमें प्रोवाइड करता है? ये जो होता है सूक्ष्म कण होने के कारण हमारे सांस नली से होते हुए फेफड़े तक पहुंच जाते हैं, हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के माध्यम से, क्योंकि ये बहुत नैनो साइज होते हैं इनकी, जैसा कि मैंने आपको बताया माइक्रोन साइज होती है, सॉरी। तो ये हमारे शरीर के अंदर एंटर हो जाती है श्वास नली के द्वारा और फेफड़ों तक यानी लंग्स तक पहुंच जाती है, और वहां पर छोटे छोटे टुकड़ों में और छोटे टुकड़ों में बंटकर हमें बहुत सारा नुकसान पहुंचाती है। ये हमें हरी आँख, नाक, गले और फेफड़े को भी नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, जिससे हमें खांसी, सर्दी, नाक बहना, ठीक है, सांस ठीक से ना चल पाना आदि समस्या हो सकती है। कैंसर तक इससे हो सकता है और हृदय संबंधित रोग भी इससे ही होने का कारण बताया जा रहा है। ठीक है, तो इससे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपातकालीन मतलब इतना भी बीमार पड़ सकता है, अस्थमा तक हो सकता है, और आपातकालीन बीमारी यानी कि मृत्यु तक होने की संभावना हो सकती है। सबसे अच्छी बात, सॉरी, सबसे बुरी बात, ये बच्चे और बुजुर्गों को लिए बहुत नुकसानदायक है ना, क्योंकि ये उनको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। ठीक है,
यहाँ पर आगे चलते हैं। देखिए, छोटे होने के कारण ये जो सूक्ष्म कण हैं गैसों के समान हो जाते हैं, गैसेस फॉर्म में हो जाते हैं, जिससे जो हमारे देखने की क्षमता को भी ये प्रभावित करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा दिल्ली में जब ये बढ़ जाता है तो वहाँ पर कोहरा सा हो जाता है, ठीक है, जिससे आसपास, हाँ, सामने का दिखाई देना भी बंद हो जाता है। उस कारण से ना दिखाने के कारण भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो ये बहुत ही हानिकारक हो जाता है, डेंजरस हो जाता है, ठीक है, मृत्यु का कारण भी हो सकता है, ठीक है। और ये हमारे शरीर को, हार्ट अटैक को आना, स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर को खराब करना, हाई ब्लड प्रेशर कर देना, अस्थमा आदि फेफड़ों की बीमारी को बना सकता है। देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर गुड है, सेटिस्फैक्ट्री है, तो ठीक है। देखिए, गुड है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो ये सेंसिटिव यानी कि जो संवेदनशील लोग होते हैं, जो नाजुक लोग होते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम कर सकता है थोड़ी थोड़ी। और अगर ये और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, मॉडरेटरी हो जाता है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है हमारे फेफड़ों संबंधित समस्याओं के लिए। और ज़्यादा खराब हो जाता है तो ये हमारे सभी तरीके से प्रभावित करने लग जाएगा, हमारे हार्ट को, आदि चीज़ों को। और बढ़ जाता है तो और बीमारियां पैदा करता है, जिससे कुछ नहीं हो सकता, उससे भी बहुत कुछ होने लग जाएगा। और अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, 401 से 500 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाता है, तब तो फिर ये इतना भयंकर विकराल रूप ले लेगा कि इमरजेंसी जैसी स्थिति हो जाएगी, जैसी अभी कोरोना में है। देखिए, इसकी कुछ अन्य बीमारियां भी होती है, जैसे सांस संबंधित प्रॉब्लम हो सकता है, गले में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे जो सीना, छाती, चेस्ट है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे फेफड़ों में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, हमारे हार्ट बीट जो होती है, हमारे जो हृदय है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बहुत सारे प्रभाव है। देखिए, अमेरिकन संस्था है, ठीक है, यहाँ की एक हार्ट एसोसिएशन ने बोला है कि पीएम 2.25 हो जाता है तो ये हृदयी लोग के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, ठीक है। और सभी सांस लेते हैं, और अगर ये सांस लेना वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो कोई जी भी नहीं सकता है। और हम जब सांस लेंगे और ये मेटर अंदर घुस जाएंगे तो हमें बीमार करेंगे, ठीक है, हमें सभी प्रकार से हमारे लिए नुकसानदायक है। इसको रोकने के लिए कुछ किया जा सकता है। हाँ, तो इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरा, मास्क पहने, अगर कहीं पर अगर प्रॉब्लम है इस टाइप की, एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो मास्क पहन कर निकले। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो एक्सरसाइज घर में ही करने की कोशिश करें। लकड़ियाँ वगैरह आदि कुछ ना जलाएं, पराली वगैरह, धुआं ना करें, ना अंदर ना बाहर, ठीक है। जैसे कि गैस स्टोव, सॉरी, लकड़ी वाला गैस जला रहे हैं, ठीक है, उससे भी बड़ा प्रॉब्लम होता है इंडिया में। इंडिया में वैसे मेन जो थर्मल प्रोडक्शन होता है बिजली के लिए, उससे भी बहुत सारा हानिकारक एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। अच्छा, आगे एयर क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए हमें ये सारी चीज़ें रखना होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है, ठीक है, ये 240 सिटीज को कवर कर रहा है अभी, ठीक है। और ये 342 की मॉनिटरिंग स्टेशन है, हमारे रतलाम में भी स्टेशन है। आप दो बत्ती पुलिस थाना पर एक बोर्ड लगा देखेंगे जिसमें माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में हमारे रतलाम का इंडेक्स लिखा रहता है, ठीक है। ये आपने शायद नोट नहीं किया हो। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर काम करता है, और नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम चला रखा है, जिससे ये सारी सिटीज कवर कर रखी है, ताकि पता चल सके कि कितनी सिटियों में कितना प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक है। और कई सारे प्रोजेक्ट चलाता है, कहते हैं कि सीएनजी गैस से चलने वाले ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। और दिल्ली में कई सारी चीज़ें की गई है, OD1, ये सब वायु प्रदूषण को रोकने के लिए की गई है। आगे चलते हैं कि प्रकाश जावड़ेकर से एक चीज़ निकल कर आती है, मैंने जैसे कहा था, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी है, सूचना प्रसारण मंत्रालय भी इनके पास ही है। तो ये जो अभी हाल ही में हमारी इंडिया की जो रैंकिंग थी, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस या प्रेस फ्रीडम पर जो रिपोर्ट आई थी, जो कि बॉर्डर्स विदाउट बॉर्डर, सॉरी, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी की जाती है, ने हमारी रैंकिंग 2 पायदान नीचे गिराकर 142 कर दी है इस बार, ठीक है। तो प्रकाश जावड़ेकर ने बोला है कि ये गलत है। इस साल 2019 में ये किसी भी पत्रकार की मृत्यु नहीं हुई है, ठीक है। हालांकि जो इन्होंने कुछ कहा है कि कुछ प्रॉब्लम जरूर फेस की गई है पुलिस के द्वारा और अन्य चीज़ों में, पर यहाँ पर इतना भी बुरी स्थिति नहीं है कि 142 रैंक हो जाए। हम इसे एक्सपोज करेंगे कि ये गलत रिपोर्ट है, और सही रिपोर्ट हम जारी करेंगे। अच्छा, ये कब आई थी रिपोर्ट? ये आई थी 22 अप्रैल को, है ना। द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स
2020, जो कि 22 अप्रैल को आया था। ठीक है, इसमें प्रकाश जावड़ेकर ने बोला कि ये जो रिपोर्ट है ये थोड़ी सी गलत आई है। ठीक है, जो हमारा 2010 में ये रैंकिंग हमारी 122 थी, 2013 में ये, 2014 में ये, 13 और 14 में ये और ज़्यादा 140 हो गई थी। 2015 में ये सुधर कर 136 तक गई थी, फिर 133 2016 में, 2017 में 130, और 2018-19 में दो दो कदम बढ़ते हुए 130 और 140 होती हुई 142 पर आ चुकी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट कर जरूर बताइएगा, और रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।